जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सवी दी या फिर सवी मैम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सवी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म, जहाँ पे करंटली तुम सभी को क्लास 11 एंड क्लास 12 की साइकोलॉजी प्लस सोशोलॉजी के कंटेंट्स मिल रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो बच्चे, आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि तुम लोग डिमांड करे थे कि मैम क्लास 12 की साइकोलॉजी बहुत दिन से नहीं पढ़ी है, सो भूल गए हो तुम लोग, है ना। सो अगर तुम लोग भूल गए हो या फिर तुम लोगों ने इस चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो इफ यू आर सीइंग दिस सेशन, अगर वीडियो को पूरा देखते हो तो ये चैप्टर अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? सो क्या करना है, सेशन में एंड तक बने रहना है, पूरे सेशन को अच्छे से अटेंड करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है और सभी चीजें एकदम आराम से समझनी है। मैं इंश्योर करूंगी कि अगर तुम लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़े उसके बाद भी ये सेशन देख रहे हो तो भी तुम्हारे दिमाग में पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, इस चैप्टर में जाने से पहले मैं तुम सबको ये बता दूं कि टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, दिस इज अ क्यूआर, एंड इंस्टाग्राम पे भी ऑल्सो यू कैन शेयर योर डाउट्स, प्रॉब्लम्स, इश्यूज जो भी तुम्हें आ रही हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को यहाँ पे शेयर कर सकते हो। पर्सनलाइज गाइडेंस यहाँ पे मिल जाएगी और टेलीग्राम पे तुम्हें क्या मिलेगा, नोट्स मिलेगा और चैनल रिलेटेड अपडेट्स भी मिलेंगी, सो बी देयर। वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में पहला वर्ड है वेरिएशंस। क्या मतलब है वेरिएशन का बच्चे? एनी आइडिया? वेरिएशन का मतलब क्या हो सकता है? वेरिएशंस का मतलब होता है क्या? चेंजेस, डिफरेंसेस। कोई एक पर्सन है वो दूसरे पर्सन से अलग होगा इन थिंकिंग, इन ओपिनियंस, देखने में भी अलग होता है यार। फिजिकल एट्रीब्यूट्स, सबकी नाक अलग है। अब हर किसी का आंख दो तो होता ही है, हाथ दो, पैर दो, ये तो नॉर्मल चीज है। लेकिन क्या चीज अलग होती है? हमारे आइडियाज, हमारे एटीट्यूड्स, हमारे टेस्ट, हमारा बिलीव्स, हमारे थिंकिंग्स। तो हम इस चैप्टर में बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं कि हम साइकोलॉजिकल तौर पर एक दूसरे से अलग क्यों हो जाते हैं। बिकॉज हमारी इंटेलिजेंस अलग है, हम अलग तरीके से चीजों को सोचते हैं, हमारा आईक्यू लेवल, हमारे इमोशंस, ये सारे कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है या यू कहो एट्रीब्यूट्स है जो हमें एक दूसरे से अलग बनाते हैं। सो इस चैप्टर में बेसिकली आप यही पढ़ोगे कि व्हाट आर द थिंग्स जिसकी वजह से ह्यूमंस एक दूसरे से वराई करते हैं। ओके, साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग में वेराई करते हैं। इनके साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग में, जैसे कि मैंने अभी बताया, इंटरेस्ट हमारे अलग होते हैं, इमोशनल एबिलिटीज, क्रिएटिविटी लेवल, वैल्यूज, पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड, इन सभी में हम एक दूसरे से अलग है। इंटेलिजेंस ऑल्सो, सो ये सारे पैरामीटर्स पे हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है, इजंट इट? फिजिकल तरीके से हम कैसे एक दूसरे से अलग है, वेरिएंट है। ओके, ये हम पढ़ते हैं बायोलॉजी के अंदर पर्टिकुलरली। एंड साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? साइकोलॉजी में हम पढ़ रहे होते हैं कि किस तरीके से इंडिविजुअल्स की पर्सनालिटी और इंडिविजुअल्स के एट्रीब्यूट्स अलग अलग होते हैं, राइट? सो कैसे एक पर्सन दूसरे पर्सन से अलग है इन मेंटालिटी, इन सोच, दैट ऑल थिंग्स वी स्टडी इन वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया है। सो साइकोलॉजी अटेम्प्ट करती है टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि कैसे कोई एक पर्सन की थिंकिंग और इंटेलिजेंस दूसरे पर्सन की थिंकिंग और इंटेलिजेंस से अलग है। मतलब क्या वो सोचता है, क्या मैं सोचती हूँ कि मैं तुमसे अलग हूँ, ये समझने की कोशिश साइकोलॉजी कर रहा होता है। साइंटिफिक तरीके से वो पढ़ रहा होता है कि कैसे कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन से अलग है इन थिंकिंग, ओपिनियंस, थॉट्स, वैल्यूज, आइडियाज एक्सेट्रा। ठीक है, सो ये यूनिवर्सल फिनोमिनन है जो हम चीजें यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि जैसे मैंने बताया कि हर इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग होता है, देखने में भी अलग है, हम फेशियल ट्रेट्स हमारे अलग हैं, मतलब कलर भी हमारा एक दूसरे से अलग है, फेस कलर। सो हाउ वी आर डिफरेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे देने की कोशिश किया जा रहा है कि इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग होते हैं, है ना। साइकोलॉजिकल तौर पे तो होते ही हैं, पर एबिलिटीज एंड बिहेवियर के तौर पे भी वो एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, सम वी कैन से दिस चैप्टर इज ट्राइंग टू से कि दो चीजें होती है जो हमें एक दूसरे से अलग बनाती है साइकोलॉजिकल तौर पे। पहला कि आपका थॉट्स कैसा है, ठीक है, आपके बिहेवियर्स कैसे हैं, आप ऑनेस्ट हो कि नहीं, आप एग्रेसिव हो, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, ये सारे हो जाते हैं आपके ट्रेट्स, जिसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। बोथ आर सेम। ठीक है, ट्रेट्स या एट्रीब्यूट्स दोनों सेम होते हैं। और ट्रेट एंड एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? आपके बिहेवियर इन द सेंस कि आपके इंटेलिजेंस, आपकी थिंकिंग, आपके इमोशंस, आपका लेट्स से इंटेलेक्ट, आप ऑनेस्ट हो कि नहीं, आप एग्रेसिव हो, ये सारी चीजें आपके ट्रेट्स होते हैं। तो एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से किस पैरामीटर पे अलग होता है? पहला कि आपका ट्रेट्स मेरे ट्रेट से अलग होगा, मेरी पर्सनालिटी आपके पर्सनालिटी से अलग होगी। हो सकता है मैं ऑनेस्ट हूँ, मे बी कोई एक्स वाई जेड पर्सन है, वो
ऑनेस्ट ना हो, ठीक है। मैं ज़्यादा एग्रेसिव हूँ, वो एग्रेसिव ही नहीं है ना? वो इमोशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। सो ऐसे ही जैसे मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दे दूँ, तो मैं हूँ और मेरा भाई है, ठीक है? तो मैं थोड़ा-सा गुस्सा हो जाती हूँ जल्दी, ठीक है? लेकिन मेरा भाई जो है वो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वो अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है और उसे सही टाइम पे एक्सप्रेस भी करता है। तो वी आर बोर्न फ्रॉम वन फैमिली, हमारे जीन्स भी अलग ही मतलब सेम ही है टू सम एक्सटेंट, बट स्टिल वी आर डिफरेंट, इजंट इट? तो हमारे भाई बहन भी होते हैं, हमारे सिबलिंग्स हैं, हमारे लेट्स से ट्विन्स अगर कोई होता है तो वो भी है। लेकिन व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम योर ब्रदर और सिस्टर इज योर एट्रीब्यूट, फर्स्ट थिंग, okay? And the second thing is your situationism, मतलब situations wise आप different हो सकता है कि मैं किसी सिचुएशन में हूं तो मैं इस तरीके से बिहेव कर रही हूँ, और मेरा भाई कोई और सिचुएशन में है तो वो किसी और तरीके से बिहेव कर रहा है, राइट? तो बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस कैसे होता है, हमेशा इंटरनल फैक्टर से नहीं होते कि आपके अंदर ऑनेस्टी है कि नहीं, आप गुस्सा होते हो कि नहीं, आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है कि नहीं, इमोशनल स्टेबिलिटी है कि नहीं, ये तो आपके अंदर के कुछ ट्रेट्स हो गए, क्वालिटीज हो गई इन शॉर्ट। लेकिन कुछ होते हैं सिचुएशंस जो कभी कभार हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। कभी कभार कोई सिचुएशन में ऑनेस्ट से ऑनेस्ट पर्सन भी उसे झूठ बोलना पड़ता है ना? तो ये क्या हो गया, सिचुएशनिज्म। सो सिचुएशनिज्म इज व्हाट अ पर्सन मे बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। एक ही पर्सन हो सकता है, मे बी कोई पर्सन है, मान लो तुम्हारा कोई लेट्स से क्या बोल सकते हैं, तुम्हारा कोई रेफरेंस है, रेफरेंस कह लो या फिर रोल मॉडल कह लो, बेटर वर्ड है ना? तो तुम्हारा मान लो कोई रोल मॉडल है, तो तुम देखते हो कि वो रोल मॉडल जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत अच्छा है, बेस्ट है। पर ऐसा तो नहीं है कि वो हमारा वो जिंदगी भर ही बेस्ट रहा है, उसकी जिंदगी में भी काफी सारे चैलेंजेस आए हैं, है ना? ऐसा टाइम फेज आया है जब उसने बहुत ज्यादा हार्डशिप चैलेंजेस फेस किया हुआ है। ऐसा टाइम जरूर आया होगा जब तुम्हारे रोल मॉडल को भी अपने ऊपर शक हुआ होगा, अपने कॉन्फिडेंस पे शक हुआ होगा। तो ये क्या है, सिचुएशनल फैक्टर है। उसको पता है कि वो कर सकता है, पर कभी कभार कुछ सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं जो आपको बहुत कमजोर कर देते हैं, या फिर उस टाइम पे आपके कॉन्फिडेंस पे आप खुद क्वेश्चन करते हो कि मे बी अदर पीपल्स आर बेटर देन मी। सो ये होता है क्या, सिचुएशनिज्म। कभी कभार हमारे अंदर कुछ ट्रेट्स होते हैं, हमारी क्वालिटीज होती हैं जो सिचुएशन के प्रभाव में आ जाती है, ठीक है? तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर सिंपल सी समरी अगर हम दे तो वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में हम ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे साइकोलॉजिकली इंडिविजुअल्स डिफरेंट है एक दूसरे से। दो तरीके से हम एक दूसरे से अलग होते हैं, वेराई करते हैं। पहला, ये हमारे कुछ क्वालिटीज होते हैं, हमारे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज है जो आपके अंदर नहीं होगी, और आपके अंदर कुछ क्वालिटीज है जो मेरे अंदर नहीं होगी। ये हो गया आपका ट्रेट्स और एट्रीब्यूट्स कह लो। एंड दूसरा होता है हमारे सिचुएशनल फैक्टर। आप जिस सिचुएशन में हो, आप उस हिसाब से आपका लेट्स से आप होते हो, ठीक है? आपकी पर्सनालिटी उस हिसाब से शेप करती है जिस सिचुएशन में आप रहे हो बचपन से। वैसे ही बचपन से जिस सिचुएशन में मैं रही हूँ उस हिसाब से मेरी पर्सनालिटी ग्रो हुई है। सो दिस इज टू थिंग्स। फर्स्ट इज एट्रीब्यूट्स और ट्रेट्स जो मुझे आपसे अलग बनाएगी, और दूसरा मेरा सिचुएशन, जिस सिचुएशन में मैं रही हूँ या फिर मैं जिस सिचुएशन से मैं बिलोंग करती हूँ। समझ में आया यहाँ तक? बहुत आसान था, कुछ भी ऐसा है नहीं कि जो तुम्हें समझ ना आया हो। सो असेसमेंट अब यहाँ तक क्लियर है। अब वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में एक होता है असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब क्या होता है? असेसमेंट है एक सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एंड इवैल्यूएटिंग साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। अब ये डेफिनेशन से तुम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो या हो जाओगे मोस्टली। यहाँ पे आपको यही बताने की कोशिश की जा रही है कि असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट मींस कि आप कुछ असेस कर रहे हो, मतलब कुछ मेजर करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे हम क्या मेजर करने की कोशिश करते हैं? हम सिस्टमैटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीकों के इस्तेमाल से, ठीक है, हम मेजर कर रहे हैं इंडिविजुअल के एट्रीब्यूट्स को। एट्रीब्यूट्स मतलब अभी मैंने क्या बताया, ट्रेट्स या फिर क्वालिटीज। अब ये लिखते जाओ, मैं ऐवे ही नहीं बता रही हूँ, ठीक है? ये लिखते जाओ, जो भी तुम्हें चीजें समझ में आ रही हैं अपना नोट्स बनाते रहो। दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जाम टाइम, ठीक है? even if you are doing last minute preparation. So the qualities or traits it is your attributes. तो हमारे attributes और qualities में क्या आते हैं? जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया, इंटेलिजेंस आता है, ठीक है? अभी यहाँ पे देख लो, इंटेलिजेंस आता है तुम्हारा। देन लेट्स से इमोशनल स्टेबिलिटी या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है? सो IQ, इसे हम कह सकते हैं इंटेलिजेंस क्वोशंट। इंटेलिजेंस को, इमोशंस को हम कह सकते हैं EQ, ठीक है? सो इस तरीके से हम और भी चीजें आती हैं, जैसे लेट्स से योर एट्रीब्यूट्स विल आल्सो कम, अदर एट्रीब्यूट्स, जैसे कि हम कहते हैं
कुछ और चीजें आएंगी जैसे पर्सनालिटी को एक्सेस करना, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, असेसमेंट के थ्रू हम मेजर करने की कोशिश करते हैं। हम कुछ सिस्टमैटिक प्रिंसिपल्स और टूल्स और टेक्निक का इस्तेमाल करके आपको स्टडी कर रहे होते हैं, आपके एट्रीब्यूट्स को स्टडी कर रहे होते हैं कि आपका इंटेलिजेंस कितना है, मतलब आईक्यू कितना है, इमोशनल इंटेलिजेंस ईक्यू कितना है, आपकी पर्सनैलिटी कौन से टाइप की है, कौन से आपके अंदर क्वालिटीज हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ रहे होते हैं, जान रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं थ्रू दिस असेसमेंट। समझ में आया? असेसमेंट का मतलब होता है दैट वी आर ट्राइंग टू स्टडी सिस्टमैटिकली यूजिंग साइंटिफिक प्रोसेस। वी आर ट्राइंग टू मेजर योर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, ठीक है, जिसमें हम कुछ टूल्स इस्तेमाल करते हैं, कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। आगे आपको कुछ टूल्स और टेक्निक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक होता है हमारा फॉर्मल असेसमेंट और एक होता है इनफॉर्मल असेसमेंट। फॉर्मल असेसमेंट वो जो अब हम अक्सर साइकोलॉजी में ज्यादातर यूज करते हैं, जिसमें हम स्टैंडर्डाइज साइकोलॉजिकल टेस्टिंग्स को यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है। मतलब कि अगर मैंने किसी पर्सन, मान लो मैंने आपका, चलो मेरी किसी स्टूडेंट का नाम लिया जाए, ओके, सृष्टि इज देयर, वन ऑफ आवर स्टूडेंट। सो सृष्टि का मैंने एग्जांपल लिया है। सृष्टि क्या है, लेट्स से इसका मैंने IQ मेजर किया, ठीक है, तो इसका IQ आया लेट्स से 100 विच इज काइंड ऑफ एवरेज, ठीक है। अब एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, एक साल बाद वापस से इसका कोई और आके इंटेलिजेंस IQ को मेजर करेगा तो 100 के आसपास ही आएगा। एक ही बार में तुम्हारा 130 नहीं आ जाएगा या अबव या उससे कम नहीं आ जाएगा, है ना। तो ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। एंड ऑब्जेक्टिव मतलब कोई एक चीज जो कि बराबर रहे। आप अभी इसे मेजर करो तो भी ये 100 रहेगा, आप एक साल बाद मेजर करो तो भी 100 या उसके आसपास ही रहेगा, आप 4 साल बाद फिर से मेजर कर लो IQ उसका तो फिर भी 100 के आसपास ही आएगा। एक ही बार में 130 वगैरह कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है। दिस इज नोन एज ऑब्जेक्टिविटी, ऑलवेज रिमेंबर दिस। एंड ये होता है हमारा फॉर्मल असेसमेंट के अंदर, जो कि स्टैंडर्डाइज होता है, सिस्टमैटिक होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, ओके। एंड ऑब्जेक्टिव होता है, जिसका एग्जाम्पल मैंने सृष्टि के साथ लिया। इनफॉर्मल में अगर बोले तो इनफॉर्मल में होता है कुछ ऐसे, जैसे मान लो मैं एवं ही अपने फ्रेंड्स के ऊपर उनका IQ निकालने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। सो वो क्या हो गया, या मैं उनके पर्सनालिटी को स्टडी करने की कोशिश कर रही हूँ। आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर आप भी किसी ना किसी के IQ को निकालने की कोशिश करोगे तो वो प्रॉपर सिस्टमैटिक और स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होगा, तो दैट कैन वेराई, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्टिविटी आ जाती है, ठीक है। फ्लेक्सिबल होता है, लेस स्ट्रक्चर्ड होता है। यहाँ पे इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडीज आप कर सकते हो। सब्जेक्टिव होता है इन नेचर, मतलब क्योंकि यहाँ पे इनफॉर्मल मतलब क्या कि हम एवं ही ट्राई मार रहे होते हैं, ठीक है। यू आर नॉट ट्रेन्ड टू डू प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, तो अपने खुद के इन्फ्लुएंस, अपने खुद के अंडरस्टैंडिंग आप लिख देते हो कि ये पर्सन जो है, सृष्टि का मैंने IQ निकाला, उसका 100 ये एवरेज आ रहा है, लेकिन वो अपने क्लास में, अपने क्लास की टॉपर है, वो बहुत अच्छी स्टूडेंट रही है, वो ऑलराउंडर है, बहुत परफेक्ट है, तो उसका IQ 100 भले ही आया है बट शी इज वेरी गुड। तो ये मैं अपने इंटरप्रिटेशन डाल रही हूँ, है ना। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्टिव इन नेचर, ठीक है, जहाँ पे मैंने ऑब्जर्वेशन में अपनी खुद की राय, ओपिनियंस डाल दिए। तो ये होता है इनफॉर्मल में। फॉर्मल में जो चीज जैसी है हम उसे वैसा ही बताते हैं। इनफॉर्मल में जो चीज जैसी है वो मेरे हिसाब से ये निकला है, कल आप चेक करोगे तो उसके हिसाब से कुछ और निकल सकता है, परसों कोई और चेक करेगा तो उसके हिसाब से कुछ और निकलेगा, ठीक है। तो अलग अलग मीनिंग्स, जैसे होता है ना कि आप क्वेश्चन का सब्जेक्टिव आंसर लिखते हो तो आपका आंसर अलग होता है, उसका आंसर अलग होता है, इसका आंसर अलग होता है, पर सवाल वही है ना। होता है ना आंसर राइटिंग में ऐसा। तो यही चीज यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। एंड नोट ऑल दीज पॉइंट्स डाउन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। असेसमेंट का डेफिनेशन पता होना चाहिए, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स पे सवाल बनते हैं, केस स्टडी पूछा जाता है, तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए कि फॉर्मल होता है असेसमेंट, इनफॉर्मल होता है, बेसिक्स है, आपको पता ही होना चाहिए। डोमेन्स की बात करें, अब मैंने बात की कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, किन चीजों की स्टडी हम कर रहे होते हैं। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स मैंने बताया ना, डोमेन, व्हाट वी ट्राई टू असेस। मैंने अभी बताया ना कि असेसमेंट क्या होता है, अभी पिछले स्लाइड में ही मैंने बताया कि असेसमेंट क्या होता है, इजंट इट। तो असेसमेंट में हम बेसिकली किस चीज को पढ़ रहे होते हैं ये यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले हम आपके इंटेलिजेंस को पढ़ेंगे, फिर आपकी पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, वैल्यूज, इन सभी चीज की स्टडी हम कर रहे होते हैं थ्रू दी असेसमेंट,
क्लियर एवरीवन? इंटेलिजेंस इन द सेंस आईक्यू होता है। इंटेलिजेंस का बेसिक ब्रॉड मीनिंग क्या होता है? इट इज एबिलिटी जिससे आप अंडरस्टैंड करते हो किसी भी चीज को, आप रीजनिंग करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो, डिसीजन मेकिंग करते हो और अपने एनवायरमेंट में अडेप्ट कर रहे होते हो, ठीक है, कॉन्स्टेंटली। सेकेंड इज योर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है? अगर हम डिफाइन करें तो पर्सनैलिटी का मतलब होता है कुछ ऐसे पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर जो तुम्हारे अंदर मैक्सिमम टाइम में ऑब्जर्व किया जाए। तुम्हारे थॉट्स एक ही जैसे रहेंगे, एक ही बार में चेंज नहीं हो जाएंगे। तुम्हारे इमोशंस, तो कुछ स्टेबल पैटर्न्स होते हैं, कुछ स्टेबल चीजें होती है हमारे बिहेवियर में, दैट इज कैरेक्टराइज्ड एज पर्सनालिटी। क्लियर एवरीवन? एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? आपके अंदर पोटेंशियल टू लर्न, ओके, व्हेन इन अ पर्टिकुलर एरिया। एप्टीट्यूड मतलब कि ऐसा पोटेंशियल, आपके अंदर पोटेंशियल कितना है किसी भी फील्ड के बारे में जानने के लिए, ठीक है, मतलब ये आपकी इनर क्वालिटी होती है कि आप कितना ज्यादा आपके अंदर एबिलिटी है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग विच इज इनर, बट ये होता है क्या, एप्टीट्यूड के बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको वहां पे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगी। इंटरेस्ट का मतलब होता है प्रेफरेंसेस, कि आप कौन सी चीज को प्रेफर करोगे, साइंस ओवर मैथ्स, मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल, चॉकलेट ओवर आइसक्रीम, तो ये आप किस चीज को प्रेफर कर रहे हो यहाँ पे, दैट इज योर प्रेफरेंस ऑन सर्टेन एक्टिविटीज और वेकेशंस और इवेंट्स और ऑब्जेक्ट्स, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट। वैल्यूज का मतलब होता है एंड्यूरिंग बिलीव्स। अब कुछ कीवर्ड्स हैं यहाँ पे, जैसे रिलेटिव स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, यहाँ पे क्या होगा, जनरल एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग रीजन, प्रॉब्लम सॉल्व, अडॉप्ट एनवायरमेंट लाइक दिस। पर्सनैलिटी का बता दिया। एप्टीट्यूड क्या होता है? potential to learn or perform in a particular way. So these are some of the key points जो आपके आंसर में होगा तो ही आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो मिस मत करना। enduring beliefs and about desirable goals। अब हमारे कुछ beliefs होते हैं कि हमें अपने लाइफ में, हमारी लाइफ रिवॉल्व करती है towards certain enduring beliefs, like for instance it can be non violence, कि आप अपने जिंदगी में कभी भी नॉन वायलेंस का ही मतलब प्रिंसिपल यूज करोगे, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में आप हमेशा सच बोलोगे, ठीक है, ऑनेस्टी रखोगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सुना होगा। तो ये क्या है? ये सब दे आर सम ऑफ द वैल्यूज जिसे हम फॉलो करते हैं अपने लाइफ में। मेथड्स ऑफ असेसमेंट की बात करें, अब इन चीजों को हमें असेस करना होता है इन असेसमेंट। वी आर ट्राइंग टू नो, वी आर ट्राइंग टू मेजर योर इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, वैल्यूज, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं? इन सभी चीज को असेस करते हैं। क्या मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम इन चीजों को असेस कर रहे होते हैं? देयर इज सम साइकोलॉजिकल टेस्ट जो कि स्टैंडर्डाइज टूल्स के थ्रू हो रहा होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट मतलब क्या होता है? एक सिस्टमैटिक, लेट्स से स्टैंडर्डाइज टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम आपके पर्सनालिटी को या आपके इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड को स्टडी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो दिस इज मेनली साइकोलॉजिकल टेस्ट। कहाँ यूज होता है? एवरीवन इज गोइंग टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, where do we use this psychological testing? Everyone will be writing, this is the homework number 1। कहाँ यूज होता है ये? इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। कुछ इंटरव्यूज होते हैं जो स्ट्रक्चर्ड तरीके से होते हैं, मतलब सवाल आपके लिखे हुए, लिख के रखे हैं मैंने, इसी टाइप के सवाल मैं हर किसी से पूछूंगी, हर कैंडिडेट से। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब आपके पर्सनल क्वेश्चन भी आप कोई भी क्वेश्चन में पूछ सकती हूँ, पर्सनल क्वेश्चन इट कैन बी एज वेल, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में सिस्टमैटिकली हम किसी चीज के किसी बिहेवियर को स्टडी कर रहे होते हैं। इट इज नॉट नॉर्मल डे टू डे ऑब्जर्वेशन, इट इज डिफरेंट। ऑब्जर्वेशन में हम सिस्टमैटिक तरीके से किसी भी बिहेवियर को स्टडी कर रहे होते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग की जरूरत होती है, ओके। केस स्टडी क्या होता है? इन डेप्थ स्टडी कर रहे होते हैं किसी इंडिविजुअल को, उसके केस हिस्ट्री को, उसके पास्ट को, उसके आसपास के इंडिविजुअल से हम क्या कर रहे होते हैं? इंटरव्यूज लेते हैं। तो केस स्टडी इन्वॉल्व्स योर इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन बोथ, एंड इट इज इन डेप्थ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल केस, ठीक है। इस इंडिविजुअल को अगर ओसीडी है तो क्या इसकी हिस्ट्री रही होगी, क्या इसके प्रॉब्लम्स है, इसके पेरेंट्स का इंटरव्यू लेना, इससे इसका इंटरव्यू लेना, इसके बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करना, ये सारी चीजें आपके केस स्टडी में आएंगी। सेल्फ रिपोर्ट मेजर में होते हैं क्वेश्चनर्स एंड लेट्स से इन्वेंटरी। सेल्फ रिपोर्ट इज नथिंग बट इट्स मोर अबाउट जहाँ पे आपको क्वेश्चनर्स दिए जाते हैं, इट इज रिटन एज वेल, क्वेश्चनर्स दिए जाते हैं, मतलब एक क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चंस मैं लिख के देती हूँ एंड आपको इनका आंसर्स टिक द करेक्ट ऑप्शन की तरह करना होता है, एंड देन आई विल रीड दैट, आई विल गो थ्रू द आंसर्स एंड आई विल टेल सम थिंग्स अबाउट योर पर्सनैलिटी, ठीक है। दिस इज सेल्फ रिपोर्ट, जहाँ पे आप खुद की मर्जी से अपने बारे में चीजें बता रहे होते हो। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक सब समझ में आ गया? बहुत आसान था। अब हम जाते हैं थोड़ा सा इंटेलिजेंस के बारे में समझते हैं कि इंटेलिजेंस क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, एक्सेट्रा। वेल, ऑक्सफोर्ड के हिसाब से इंटेलिजेंस क्या है? एक प्रोसेस है जहाँ पे हम चीजों को
अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, इट इज मेनली अबाउट द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, हमने अपने पिछले एक्सपीरियंसेस से क्या सीखा, ठीक है। हम सवाल पूछते हैं, हम लॉजिकली थिंकिंग कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में मेनली हम अडॉप्ट कर रहे होते हैं। दिस इज वॉट इज नोन एज अबाउट योर इंटेलिजेंस। अब 4 डेफिनेशन आपके बुक में दिए हुए हैं, 4 ही है ना, 4 डेफिनेशंस दिए हुए हैं, जिसमें से बाइनेट और वेस्टलो का डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में अगर इंटेलिजेंस में 6 मार्क्स का क्वेश्चन या 4 मार्क का क्वेश्चन, अक्सर लॉन्ग क्वेश्चंस पूछते ही हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए इन दैट केस आपको मेनली टीचर सजेस्ट करते हैं वेस्टलो की डेफिनेशन लिखने को। आप if you want you can write the first definition which is there in the ppt, you can see in the slides. Well, Binet ने बताया था, Binet is the generally known as the father of intelligence, okay, study of intelligence. ये बताते हैं कि it is intelligence is nothing but ability to judge, कि आप कैसे जज करते हो, ठीक है, चीजों को समझते हो और रीजनिंग कर पाते हो। वाइल वेस्टलर ने बताया है कि ये ग्लोबल कैपेसिटी होती है, जिस तरीके से हम सोच रहे होते हैं, पर्पसफुली एक्ट कर रहे होते हैं, मतलब हम जो भी करते हैं तो उसके पीछे कुछ पर्पस होता है, हम थिंक कर रहे होते हैं, रैशनली एक्ट कर रहे होते हैं, पर्पसफुली एंड एफिशिएंटली हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट से डील कर रहे होते हैं, अपने एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से अडॉप्ट करना, अपने हिसाब से शेप करना, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, these 3 things mainly comes in your intelligence when it comes to Westler, ठीक है। क्या चीज, पहला ग्लोबल कैपेसिटी टू एक्ट पर्पसफुली, थिंक लेट्स से रैशनली, एंड थर्ड इज द efficiently deal with your environment. So 3 चीजें इन्होंने बताई हैं वेस्टलर ने, ठीक है। So this is one of the thing. Then one more definition is given, right, by if I'm not wrong, it is given by Spearman, है ना। Spearman ने दिया था, Spearman ने definition दिया था of दिस ओनली इंटेलिजेंस का, जहां पे इंटेलिजेंस को उन्होंने डिफाइन किया था एज द एबिलिटी जिसमें हम क्या करते हैं, अपने एनवायरनमेंट को शेप कर रहे होते हैं, अडाप्ट कर रहे होते हैं और उस हिसाब से हम चल रहे होते हैं। तो इंटेलिजेंस इज नथिंग बट इट इज डिफाइंड एज व्हाट, एन एबिलिटी जिसमें हम अपने एनवायरनमेंट को डील कर रहे होते हैं, अपने आसपास में जो भी चीजें हो रही है उससे डील कर रहे होते हैं एंड उसको अडाप्ट कर रहे होते हैं, उसको अपने हिसाब से शेप कर रहे होते हैं। दिस इज व्हाट नोन एज द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन, ठीक है। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, अब ये स्पीयरमैन ने डेफिनेशन दिया था कि नहीं, एक बार कंफर्म करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की बात कर रहे हो। सो फर्स्ट, अब हम इस पूरे चैप्टर में काफी सारी थ्योरीज देखते हैं, बट मेनली हम ब्रॉडली डिफाइन करते हैं थ्योरीज को इनटू 2 कैटेगरीज, वन इज साइकोमेट्रिक अप्रोच एंड वन इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। साइकोमेट्रिक अप्रोच टेल्स यू अबाउट कि एक स्ट्रक्चर में इंटेलिजेंस काम करता है, मतलब इंटेलिजेंस इज स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, जहां पे फर्स्ट हमारे हैं एल्फ्रेड बिनेट, जिन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस जो है एक सिंगल एबिलिटी होती है, ओके। सिंगल एबिलिटी इन द सेंस देयर इज वन फैक्टर, जी फैक्टर, जो कि हर किसी के अंदर होता है, नहीं हर किसी के अंदर नहीं होता है ना। क्या बताया था उन्होंने, जी फैक्टर के अंदर उन्होंने बताया था कि या तो कोई पर्सन इंटेलिजेंट होगा या तो वो नहीं होगा, होगा तो उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, अगर नहीं होगा तो उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगी, एंड एक सिंपल टेस्ट के थ्रू हम बता देंगे कि कोई पर्सन इंटेलिजेंट है या फिर नहीं है। दैट वाज व्हाट यूनी फैक्टर और बिनेट वाज ट्राइंग टू से। बट नेक्स्ट आते हैं हमारे स्पीयरमैन, जिन्होंने बताया क्या कि 2 फैक्टर्स होते हैं इंटेलिजेंस में, एक होता है जी फैक्टर जो कि जनरल है, जो हर किसी के अंदर होता है, एंड एक होता है स्पेशल फैक्टर जिसकी वजह से इंसान स्पेशल होता है। टैलेंटेड पीपल को देखोगे तो उनके अंदर जी फैक्टर के साथ साथ एस फैक्टर्स भी है, स्पेशल फैक्टर्स है, इसीलिए कुछ एरियाज में वो बहुत ज्यादा लेट्स से स्पेशल है, टैलेंटेड है, दैट्स द रीजन। समझ में आया यहाँ तक। देन है हमारा प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, जो कि थर्स्टॉन ने दिया था, जहां पे उन्होंने बताया था कि 7 मेंटल एबिलिटीज होती हैं हमारे इंटेलिजेंस में, जहां पे आपके वर्बल आ जाते हैं, वर्बल एबिलिटी, बोलने की एबिलिटीज, न्यूमेरिकल मतलब आप नंबर्स के साथ बहुत अच्छे हो, स्पेशल मींस आपको जानकारी है स्पेस की, ठीक है, पैटर्न्स की, मेमोरी और रीजनिंग भी यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। हायरार्कियल में होता है, जेंसन के द्वारा दिया गया है, हायरार्कियल में बताया जाता है हायरार्कियल लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव या असर्शन रीजन में पूछा गया है ऑफ 2025, सो यू डोंट हैव टू लीव दिस एट ऑल। ये जो थ्योरीज हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से केस स्टडी पूछा जा सकता है, असर्शन रीजनिंग पूछा जाता है, घुमा घुमा के पूछा ही जाता है। लेवल 1 का मतलब होता है सिंपल थिंकिंग, जहां पे इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट, याद है। और लेवल 2 में होता है कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव थिंकिंग, जहां पे इनपुट होता है इज समवॉट इक्वल टू इनपुट, और आउटपुट में हाई ऑर्डर थिंकिंग
स्किल्स लगती है। हॉट्स का डेफिनेशन मैंने बताया था, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स लगती हैं। मतलब सबसे पहले लेवल 1 में क्या होता है कि आप एग्जाम में पढ़ के जाते हो, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, जनरल लेवल जिसमें इनपुट इक्वल टू आउटपुट, मतलब कैसे कि इनपुट जो मैंने आपको पढ़ाया आपने उसे याद कर लिया, आप वैसा ही डायरेक्टली एग्जाम में लिख के आते हो, दिस इज इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। लेवल 1 सिंपल लर्निंग। लेवल 2 कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव टास्क में क्या होता है, दूसरा होता है ये, यहाँ पे इनपुट और आउटपुट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आपको मैंने ये चीजें पढ़ाई समझाई, आपने चीजों को समझ लिया, नोट्स बना लिया अच्छे से, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको क्या करना था, आपको चीजें समझनी थी, क्योंकि आपको दिमाग का आपका मतलब जो क्वेश्चन होगा वो घुमा फिरा के पूछा जाएगा, टू चेक इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर और नॉट। सो यहाँ पे हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स आपकी टेस्ट की जाती है आपके एग्जाम में, समझ में आया? सो दिस इज लेवल 2, जहाँ पे क्या होता है, आपका इनपुट और आउटपुट में थोड़ा सा वेरिएशंस होता है। इनपुट जो है इट्स नॉट टोटली इक्वल टू आउटपुट। ओके, दिस इज द नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, जिसको गिल्डफोर्ड में दिया था, जहाँ पे एक होता है कंटेंट्स, जहाँ पे चीजों को आप समझ रहे होते हो। सबसे पहले ऑपरेशंस होता है, जहाँ पे चीजों को आप जान रहे होते हो। कंटेंट्स में होते हैं आपके इन्फॉर्मेशन जो आपने सेव करते हो आप, और प्रोडक्ट्स इज सेव्ड यूनिट्स, मतलब ऑपरेशन में आप चीजों को देख रहे हो, कॉग्निशन का प्रोसेस चालू है, कंटेंट्स में आप चीजों को सेव करने की कोशिश कर रहे हो, और प्रोडक्ट्स में आपकी जो चीजें हैं वो सेव हो रखी है जो आप पढ़ रहे थे। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच जो है इसमें आता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच जो है वो 6 मार्क्स तक पूछा जा सकता है, सो यू डोंट हैव टू लीव दिस एट ऑल। ओके, मल्टीपल इंटेलिजेंस हॉवर्ड गार्डनर ने दिया था, जहां पे आपको बताया जा रहा है कि इंटेलिजेंस जो है, अब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के अंदर एम्फसाइज किया जाता है कि आपका जो इंटेलिजेंस है इट वर्क्स इन प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे आप पहले चीजों को समझ रहे होते हो, ठीक है, और ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन, आपके आसपास इंफॉर्मेशन जो चीजें घटनाएं हो रही है आप उसे देखते हो, फिर यहाँ पे प्रोसेस हो रहा होता है चीजें, उसके बाद आप उस पर एक्ट कर रहे होते हो, मतलब ये एक प्रोसेस है, ठीक है। इंटेलिजेंस इज अ प्रॉपर प्रोसेस जहाँ पे चीजें फंक्शनली हो रही होती हैं, स्लोली हो रही होती है। और जो हमारा साइकोमेट्रिक अप्रोच है वो बताता है कि इंटेलिजेंस जो है प्रॉपर स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर है। एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में बताया जाता है कि आपका जो इंटेलिजेंस है ये इट इज अ प्रोसेस वेयर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड थिंक एंड गो ऑन। अब मल्टीपल इंटेलिजेंस में क्या बताया जाता है, इंडिपेंडेंट, अब इसे बोला जाता है कि ऑल दीज आर इंडिपेंडेंट इन ईच अदर, इंटरडिपेंडेंट इन ईच अदर, ठीक है, नॉट इंटरडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट, जहाँ पे किसी किसी के अंदर कुछ होता है ना, मतलब आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ लोग जो है वो उनके अंदर कुछ क्वालिटीज होती है जिसमें वो अच्छे हैं, ठीक है, कुछ क्वालिटीज होती हैं जिसमें कुछ लोग जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस अभी मैंने बताया साइकोमेट्रिक अप्रोच में, यहाँ पे बताया कि इंटेलिजेंस में ये होता है, ठीक है, ये होता है, मतलब किसी के अंदर ये जी फैक्टर भी है, एस फैक्टर भी है, दोनों है, लेकिन किसी का जी फैक्टर ज्यादा काम करता है, एस फैक्टर कम काम करता है, ठीक है। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में 7 इंडिपेंडेंट एबिलिटीज बताया गया हायरार्कियल थ्योरी में, आपके अंदर लेवल 1 लेवल 2, मतलब इन सिंपल वेरी सिंपल बताऊं ना, तो साइकोमेट्रिक में बताया जाता है कि आपका जो इंटेलिजेंस है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में काम कर रहा है, वाइल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में आपको बताया जाता है कि आपका दिमाग जो है वो एक प्रोसेस के थ्रू काम कर रहा होता है, स्टेप बाय स्टेप। क्लियर एवरीवन, बस इतना सिंपल सा बात है। अब मल्टीपल इंटेलिजेंस में क्या किया जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल इंटेलिजेंस एंड पास मॉडल इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, दीज टू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो मल्टीपल इंटेलिजेंस में आपको बताया जाता है कि कुछ पीपल है जिनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, लैंग्वेज पे बहुत कमांड अच्छी होती है, लैंग्वेज इज फ्लेक्सिबल, isn't it? So that is linguistic intelligence. कुछ लोगों का मैथ्स बहुत अच्छा होता है ना, रीजनिंग अच्छी होती है, तो दैट इज लॉजिकल मैथमेटिकल। म्यूजिकल में क्या होता है, दे हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द रिदम्स, राइट, लाइक जो म्यूजिशियंस होते हैं, लेट्स से योर आर्टिस्ट होते हैं, राइट, सो दे आर आल्सो द म्यूजिकल इंटेलिजेंस होता है उनके पास। नेक्स्ट इज स्पेशल, स्पेशल मीन्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पेस पैटर्न्स, ठीक है, जैसे पायलट्स होते हैं, पेंटर्स होते हैं। बॉडीली काइनेस्थेटिक, जहाँ पे आर्टिस्ट जो है, जिम्नास्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, बॉडी का फ्लेक्सिबली यूज करते हैं, ठीक है, टू जनरेट एन आर्ट, सो दैट्स योर बॉडीली काइनेस्थेटिक। इंटरपर्सनल में आपका अंडरस्टैंडिंग टू डिफरेंट पीपल, यू कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग, यू कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, राइट,
सो दैट इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जहाँ पे आप दूसरों की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ पाते हो। ये अक्सर एक्सट्रोवर्ट्स जो है वो उनमें ज्यादा देखने को मिलता है कि वो दूसरे की फीलिंग्स अच्छे से समझ पाते हैं, अच्छा रिलेशंस बना पाते हैं। इंट्रापर्सनल में क्या होता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। इंटरपर्सनल में कौन आ जाते हैं, ये साइकोलॉजिस्ट आते हैं यहाँ पे, है ना, साइकेट्रिस्ट मेनली आते हैं। देन पॉलिटिशियंस भी यहाँ पे आते हैं, ठीक है। वो आपके अंडरस्टैंडिंग, आपके माइंड को समझने की कोशिश करते हैं, आपकी नीड्स को समझने की कोशिश करते हैं, इजंट इट। इंट्रापर्सनल में आप होते हो जो अपने बारे में, अपने नीड्स के बारे में, अपने गोल्स ऑफ लाइफ, अपने पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में सोच रहे होते हैं। यहाँ पे फिलोसॉफिकल और रिलीजियस लीडर्स ज्यादातर आते हैं। नेचुरलिस्टिक में क्या होता है, नेचर के बारे में आपको कितना जानकारी है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जैसे फार्मर्स के को वेदर्स वगैरह का जो है, फार्मर्स को वेदर्स वगैरह का नॉलेज जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है। सो दे आर वन ऑफ द एग्जाम्पल। ट्रायर्किक थ्योरी होती है, जहाँ पे एक होता है एनालिटिकल, जहाँ पे आप चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, मीनिंग डिराइव करने की कोशिश कर रहे हो, प्रोसेसिंग करने की कोशिश कर रहे होते हो। वाइल सेकंड इज योर क्रिएटिव, जहाँ पे क्रिएटिव इज ऑल्सो नोन एज एक्सपीरियंशियल, नाम याद है, एक्सपीरियंशियल, एक्सपीरियंस के बारे में बात हो रही होती है, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पे एक्सपीरियंस इज वन ऑफ द की फैक्टर। आप अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को यूज करते हो टू डील विद द प्रॉब्लम्स एंड कम आउट विद नोवेल सॉल्यूशंस, सो दैट इज योर एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस और क्रिएटिव इंटेलिजेंस, ठीक है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इज वन, जहाँ पे हम क्या बोलते हैं, दैट इज स्ट्रीट स्मार्टनेस एंड बिजनेस स्मार्टनेस। आपको याद होगा कीवर्ड्स हैं, इनको इस नाम से भी जाना जाता है। सो अगर किसी इंसान के पास ये वाली इंटेलिजेंस है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, तो वो अपने इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। ऐसे पर्सन जो है वो अपने डेली लाइफ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनसे काफी ज्यादा, लेट्स से, वो अपने डेली लाइफ के प्रॉब्लम से आसानी से डील कर लेते हैं। और ऐसे लोग जो है माना जाता है कि अपनी लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू नॉट ओनली अडैप्ट इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स बट ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू देम। देन होता है पास मॉडल, जहाँ पे पहला है प्लानिंग, वेल इसे लास्ट में रखना चाहिए। लेकिन प्लानिंग में क्या होता है, सबसे पहले तो अटेंशन अराउजल होता है, जहाँ पे आप चीजों को अटेंशन पे करते हो, अराउज होते हो। उसके बाद आप साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग करते हो, आप अंडरस्टैंडिंग करते हो ऑफ व्हाट इट इज। लाइक फॉर इंस्टेंस अटेंशन अराउजल में आपको बताया गया कि आपका एग्जाम है, तो आप सोचते हो, अराउज होते हो, पे अटेंशन करते हो। फिर साइमल्टेनियस में आप सोचना शुरू करते हो, आप डिसाइड करते हो दैट हाउ टू डू, व्हाट टू डू, दिस काइंड ऑफ थिंग। एंड प्लानिंग में यू नो मेक अ प्रॉपर चार्ट दैट व्हाट आर द चैप्टर्स यू आर गोइंग टू डील फर्स्ट एंड लास्ट। उसके बाद आप उसे एग्जीक्यूट करते हो, है ना। तो ये सारी चीजें आपके पास मॉडल में आती हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस में क्या आता है, रोल ऑफ हेरिडिटी। रोल ऑफ हेरिडिटी मींस जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईक्यू। इसमें जेनेटिक फैक्टर्स हैं। जेनेटिक फैक्टर्स में आपके कुछ को रिलेशन आपके बुक में दिए हुए हैं, कोरिलेशन आपके बुक में दिए हुए हैं। दिस कोरिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वांट एवरीवन to write the correlations between how many correlations is there। fraternal twins हैं आपके, है ना, siblings हैं आपके, and कौन कौन है, और भी बहुत से हैं, है ना। तो आपको मेंशन करना है इनको एंड इनके कोरिलेशंस को, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन जो कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली अपीयर हुआ है। मैच द कॉलम में आपको कोरिलेशन मैच करना है। रोल ऑफ हेरिडिटी, ट्विन अडॉप्शन। हमने दो केसेस पढ़े जहां पे हमने जानने की कोशिश की कि कैसे जो है लेट्स से कैसे हमारी हेरिडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन योर इंटेलिजेंस। तो दो भाई बहन भी है तो उनका इंटेलिजेंस एक बराबर होता है ना। वी सॉ दैट हाउ जेनेटिक फैक्टर्स जो है हमारे इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस जो है दे हैव हायर लेट्स से कोरिलेशन एंड द फ्रैटर्नल ट्विंस उनका कंपैरेटिवली थोड़ा कम था। रोल ऑफ एनवायरनमेंट में हमने पढ़ा कि कैसे एनवायरनमेंट सच एज आपका जो हेरिडिटी है, लेट्स से आपके पेरेंट्स का 100 इंटेलिजेंस था तो आपका 100 के आसपास ही होगा। ये रेंज सेट करते हैं जेनेटिक्स, जीन्स जो है जेनेटिक जो है ये रेंज सेट करते हैं कि आपका आईक्यू 100 से ऊपर नहीं जाएगा, 100 के आसपास ही रहेगा, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। ये आपका हेरिडिटी आपको बताता है इन सिंपल अगर मैं बताऊं तो। और एनवायरनमेंट आपको बताता है दैट अगर आपको प्रॉपर एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड प्रॉपर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड दिया जाए तो इसका इन्फ्लुएंस क्या है कि मे बी आपके पेरेंट्स का इंटेलिजेंस 100 गया है, आपका इंटेलिजेंस 120 तक भी जा सकता है अगर आपका इन्वायरमेंट आपके साथ हो तो। ये बताया जा रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स।
असेसमेंट ऑफ, अब आपको ये पीपीटी पढ़ना भी है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ लेक्चर देखना है, आपको थोड़ा सा पीपीटी रीड आउट करना है टू अंडरस्टैंड एंड टू गेट अ प्रॉपर क्लियर आइडिया। इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में यहाँ पे वही बताया है कि इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया था, आईक्यू के बारे में किसने रेंज सेट किया था, देयर इज एमए, इजंट इट। आईक्यू का प्रोसेस क्या है, इट इज व्हाट, एम ए बाई सी ए इंटू 100, ये याद रखना है, एम ए बाई सी ए इंटू 100 करने पे आपका आईक्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब सी ए जो है ये आपका प्रॉपर नॉर्मल आपका एज कितना है, ठीक है, क्रॉनिक एज इसका फुल फॉर्म है, एग्जाम में पूछा जा सकता है द फुल फॉर्म, सो यू हैव टू बी रेडी विद दैट, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल या क्रॉनिक जो आपका एज होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, बट या सी ए इज इक्वल्स टू योर क्रोनोलॉजिकल एज, जहां पे आपका जो एक्चुअल एज है वो होता है, ठीक है, एक्चुअल एज ऑफ अ पर्सन। एंड एम ए इज इक्वल्स टू मेंटल एज, मेंटल एज मतलब क्या हो सकता है कि किसी मान लो कोई पर्सन है, लेट्स से आरव है, तो वो है तो 10 साल का, ठीक है, लेकिन उसका इंटेलिजेंस जो है वो एक 12 साल के बच्चे जैसे काम करता है, वो इंटेलिजेंट है काफी ज्यादा, वो चीजों को ज्यादा अच्छे से जानता है, उसके अंदर समझ ज्यादा है, वो अच्छे से प्रोसेस करता है, चीजें समझ लेता है, तो ये ऐसा होता है, अक्सर केस होता है। तो अगर एम ए ज्यादा है तो आपका इंटेलिजेंस भी ऊपर जाता है, ये एक थोड़ा सा मैथमेटिक्स का केस है, बट मेनली इट इज ऑल दैट आपको याद रखना है कि आई क्यू इज इक्वल्स टू एम ए बाई सी ए इंटू 100, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। इंटेलिजेंस क्वेश्चन के बारे में आपको यही बताया है कि किसी पर्सन का 70 से बिलो हुआ तो वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल कहलाएगा, 130 तक जाएगा या उससे ऊपर जाएगा तो वो गिफ्टेड कहलाएगा। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पे हमने नॉर्मल कर्व पढ़ा था अगर आपको याद होगा तो। सो यही जो बीच वाला है, हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ पे फॉल करती है, एंड इस जगह पे फॉल करना, इस जगह पे फॉल करना बहुत रेयर केस माना जाता है। कल्चर एंड इंटेलिजेंस की बात करें बच्चा, तो कल्चर एंड इंटेलिजेंस क्या है, कल्चर इज योर कि आप कौन से बैकग्राउंड, कौन से प्लेस से आते हैं। यहाँ पे एक वेस्ट का केस है, ठीक है, वेस्ट का केस है, वेस्टर्न केस, और एक है आपका नॉन वेस्टर्न या यू कहो जहाँ पे टेक्नोलॉजी थोड़ा कम है, बैकवर्ड, टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड है वो। तो इंटेलिजेंस जो है वहां डिपेंड करता है। वेस्टर्न कंट्रीज में हम देखते हैं कि दे एम्फसाइज ऑन एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग, कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, प्रैक्टिकल स्किल्स होना बहुत जरूरी है। और नॉन वेस्टर्न जो कंट्रीज होती हैं, नॉन वेस्ट की जो कंट्रीज होती है वो ज्यादा ध्यान रखती हैं कि आपके अंदर इंटेलिजेंस होना चाहिए, मतलब आपके अंदर डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, लेकिन सोशल कॉम्पिटेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी की फैक्टर जो आपके अंदर होना बहुत जरूरी है, मतलब एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, ठीक है, देन यू शुड हैव दिस प्रॉपर वैल्यूज इन यू, है ना। तो एक एथिकल चीजें जो है, एथिकल चीजें वो आपसे एक्सपेक्ट की जाती है, दैट यू शुड ओनली नॉट बी कैलकुलेटिव पर्सन, यू शुड ऑल्सो थिंक्स अबाउट द एथिक्स, रूल्स, रेगुलेशंस, मॉरल्स, वो सारी चीजें आपसे एक्सपेक्ट की जाती है इन द नॉन वेस्टर्न कंट्रीज, ऑल्सो इंक्लूडिंग इंडिया। समझ में आया। और वेस्टर्न कंट्रीज में आपको बस ये देखा जाता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसी है। नो कॉमेंट्री ऑन दैट, मूविंग ऑन टू इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। कल्चर और इंटेलिजेंस जो है, आपके कल्चर अलग होगा तो आपसे अलग तरीके का इंटेलिजेंस मांगा जाता है। अगर कोई परिवार है, ट्राइबल परिवार है, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है यू शुड बी इंटेलिजेंट इनफ टू डील विद द इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट में जाके खाना खुद लाना, ये एबिलिटी तुम में होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हो, मिडिल क्लास फैमिली, नॉर्मल क्लास फैमिली जो है आपकी अगर है, तो यू विल बी एक्सपेक्टेड कि आप अच्छा जॉब करो पढ़ाई करके, है ना। तो दिस इज टू डिफरेंट क्राइटेरिया। तो आपका कल्चर वाइज डिपेंड करता है कि किस तरीके से इंटेलिजेंस आपसे एक्सपेक्ट किया जाए। इन द वेस्टर्न कंट्रीज द इंटेलिजेंस क्राइटेरिया कैन बी डिफरेंट, इन द नॉन वेस्टर्न कंट्रीज द इंटेलिजेंस क्राइटेरिया कैन वेराई। सो इस तरीके से वेरिएशंस हैं यहाँ पे भी। इमोशनल इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं EQ, ये क्या है, ये है एक ऐसी एबिलिटी जहां पे हम परसीव करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, मैनेज करते हैं, रेगुलेट करते हैं इमोशंस इन वन सेल्फ एंड द अदर्स। मतलब इट इज नथिंग बट मेनली अबाउट आपको आपके खुद के इमोशंस है, आप उसे कंट्रोल कर सको, रेगुलेट कर सको अपने हिसाब से, और दूसरों के इमोशंस को भी परसीव कर पाओ, और खुद के, इट इज मेनली अबाउट द एबिलिटी जहाँ पे अपनी खुद की इमोशंस को समझ पाते हो, अंडरस्टैंड कर पाते हो, मैनेज कर पाते हो, रेगुलेट कर पाते हो उस समय पे, और दूसरे के इमोशंस को भी की भी कद्र करते हो, उनके भी इमोशंस समझते हो, उनके प्लेस पे भी खुद को रख के देखते हो। तो ये सारी चीजें इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आती हैं। अब आपको अगर जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो आपके अंदर इंटेलिजेंस होना चाहिए, IQ होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे आप डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाओ, एंड लेकिन आपके पास इमोशनल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। कुछ लोग जो है, मान लो उनके पास होता है कि they don't have proper IQ, but if they have EQ also,
दे आर मच मोर सेटिस्फाइड देन दोज पीपल जिनके पास IQ है। तो ये एक अलग कहानी है, पर दोनों का अगर होना, किसी पर्सन के अंदर दोनों है तो इट्स वेरी वेल एंड गुड, ठीक है, ज्यादा सक्सेसफुल होगा वो, ठीक है। बट इट डजंट मीन कि द पर्सन हु हैव EQ विल बी लेस और समथिंग, ये भी है। सो यहाँ पे अवेयरनेस होता है, इमोशंस, मैनेजिंग इमोशंस, सेल्फ मोटिवेशन रहता है, एम्पैथी रहता है, मैनेजिंग रिलेशनशिप्स इज आल्सो गुड। सो या दैट्स द थिंग। स्पेशल एबिलिटीज जहाँ पे हम देखते हैं किस चीज के बारे में, एक्सेप्शनल स्किल्स, यानी कि यहाँ पे हम किस चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं एप्टीट्यूड के बारे में, ठीक है। एप्टीट्यूड इज योर एबिलिटी कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है टू डू एक्सेल इन पर्टिकुलर डोमेन, ठीक है। इट कैन बी म्यूजिक, इट कैन बी आर्ट, इट कैन बी स्पोर्ट्स। आजकल के जो हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स है, कोई भी एग्जाम्स हो रहे हैं, वहां पे आपके एप्टीट्यूड को चेक करने की कोशिश की जा रही है कि आप मान लो म्यूजिक है, तो आपके अंदर इंटरेस्ट कितना है म्यूजिक में। आपसे कुछ इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं जहां पे अगर आपके अंदर एप्टीट्यूड है, मतलब इफ यू आर मच मोर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, देन दिस आर द बेसिक थिंग्स जो आपको पता ही होगा। आप कोशिश नहीं करोगे पता करने की, आपको पता ही होगा, बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, नेचुरली यू विल बी वेरी गुड इन दिस डोमेन इफ द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। सो एप्टीट्यूड इज नथिंग बट मेनली इट्स ऑल अबाउट कि आपकी एबिलिटीज, स्पेशल एबिलिटीज, ओके। To know about this, yeah, you go abilities to acquire या do excel in a particular field or domain, ये definition आप लिख सकते हो। यहाँ पे वही होता है कि आपके सवाल, मान लो आपको लेट्स से सिंगर बनना है, ठीक है। अब सिंगर बनना है तो म्यूजिक के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए ना, तो आपको जानबूझ के ऐसे सवाल पूछे जाते हैं म्यूजिक के बारे में जो आपको तभी पता होगा जब आपका इंटरेस्ट होगा म्यूजिक में, सिंगिंग में। तो इस तरीके के साइकोलॉजिकल टेस्टिंग्स आपके एग्जाम्स में की जाती हैं, आपके इंटरव्यूज में की जाती हैं। You will not get it, but nowadays you are if you will pay attention, you will get to know कि अभी aptitude test बहुत ज्यादा हो रहा है, to know if you are particularly interested in this field or just ऐसे ही दौड़ के हुए, मतलब क्योंकि भीड़ है यहाँ पे तो आप आ गए, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसलिए एप्टीट्यूड टेस्ट किया जा रहा है। ये एक प्रैक्टिकल हो गया। आंसर के लिए आपको क्या डेफिनेशन चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा एग्जांपल आपको भी दे दिया। अब क्रिएटिविटी पे आ जाओ। क्रिएटिविटी इज द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जहाँ पे हम देखते हैं कि नोवेल होता है, ओरिजिनल होता है, मतलब इट इज नॉट अबाउट इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी की बात बाद में करेंगे। पहले क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है। क्रिएटिविटी मींस आपके अंदर क्या एबिलिटी है टू प्रोड्यूस नोवेल एंड ओरिजिनल यूजफुल आइडियाज और प्रोडक्ट्स। मतलब कोई एक प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई एक प्रॉब्लम है मान लो, तो उसको सॉल्व करने की कितनी टेक्निक्स आप ढूंढ के ला सकते हो, दैट इज योर क्रिएटिविटी, ठीक है। क्रिएटिविटी में क्या होता है, आप नए तरीके के ओरिजिनल काइंड ऑफ आइडियाज और प्रोडक्ट्स को लाते हो, दैट्स क्रिएटिविटी इज ऑल अबाउट, ठीक है। शार्क टैंक्स कभी देखा है, वो शार्क टैंक ही नहीं बोलते हैं। सो उसमें क्या होता है, नए नए आइडियाज, बिजनेस आइडियाज लोग लेकर आते हैं, isn't it? So that is a creativity, जहाँ पे आप नया नोवल खुद का आइडिया प्रोडक्ट ला रहे हो, that is creativity, that shows creativity. So intelligence and creativity में डिफरेंस अगर पूछा जाए तो दोनों के अंदर सबसे पहला डिफरेंस क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का। इंटेलिजेंस में क्या होता है ना, इंटेलिजेंस में होता है कि आपका आंसर जो है, एक सवाल का एक ही जवाब होता है, वाइल क्रिएटिविटी में एक ही प्रॉब्लम के काफी सारे सोल्यूशंस हो सकते हैं। समझ में आया। अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स होते हैं, याद आ रहा है आपको कुछ। सो इंटेलिजेंस इज नेसेसरी बट सफिशिएंट। अब यहाँ पे एक रिलेशन आपको बताने की कोशिश की जा रही है। सो इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी में फर्स्ट डिफरेंस आपका क्या होता है, आंसर में, ठीक है। क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन, कुछ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का भी टर्म्स आ जाता है यहाँ पे। सो दिस इज द डिफरेंस। वेल, जब हम बात करते हैं क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के रिलेशन को, यहाँ पे देखो डाइवर्जेंट थिंकिंग, दीज आर द पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू से जस्ट नाउ। क्रिएटिविटी में होता है कि आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग करनी होती है, मतलब एक ही सवाल के काफी सारे आंसर्स होते हैं, डाइवर्जेंट या डाइवर्जेंट थिंकिंग आपको करनी होती है। वाइल यहाँ पे कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, मतलब एक सवाल का एक ही जवाब होगा, लाइक दिस, ठीक है। दैट्स द थिंग। हाई इंटेलिजेंस डज नॉट ऑलवेज। अब यहाँ पे दोनों का रिलेशन क्या पूछा है, तो यहाँ पे यही बताया है कि क्रिएटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटेलिजेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंस मीन्स यू हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड यू हैव द एबिलिटी टू डू समथिंग। इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए ना। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, मान लो पेंटिंग। पेंटिंग में क्या चाहिए बच्चा, पेंटिंग क्या है, इट इज अ क्रिएटिव, इट इज एन आर्ट, क्रिएटिविटी होती है, ठीक है। तो अब इस आर्ट को करने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंस होना चाहिए। आपको पता तो होना चाहिए ना कि ब्रश कैसे चलाते हैं, ब्रश कैसे चलाते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना आपको।
बेसिक थिंकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए कि आपको ब्रश खरीदना तो कहाँ से खरीदोगे, क्या क्या चीजें आप पेंटिंग्स में यूज करते हो, देयर आर डिफरेंट टाइप्स एंड स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग, सो दिस आर द अंडरस्टैंडिंग थिंकिंग, ये सारे आपके इंटेलिजेंस के पार्ट हैं. सो फॉर बीइंग क्रिएटिव एज फॉर बीइंग पेंटर, आपको क्या होना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा मिनिमम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, मिनिमम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज इंपॉर्टेंट, लिखते जाओ. मिनिमम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी क्रिएटिव. ठीक है, सो ये पॉइंट है आपका जो आपको पता होना चाहिए. इंटेलिजेंस इज देयर. होता है कि कुछ लोगों के बारे में कि कुछ लोग होते हैं कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, है ना, while they are very much creative, while there are people who are very creative but not intelligent. एक ही बात होगी नहीं. Well, there are people who are very intelligent but not creative, and very creative and not intelligent. So दोनों केस होता है वैसे यहाँ पे, बट ये है कि बेसिक इंटेलिजेंस आपको चाहिए होती है टू बी क्रिएटिव. 3 पॉइंट्स है. यू कैन बी वेरी क्रिएटिव बट नॉट इंटेलिजेंट. ओके, यू कैन बी वेरी इंटेलिजेंट बट नॉट क्रिएटिव. बट तीसरा क्या है, मिनिमम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटिव. अब इन पॉइंट्स को लिखो अपने कॉपी में और फिर थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, क्या बोलने की कोशिश करें. कुछ बच्चे होते हैं जिनको समझ नहीं आता है. फॉर दैट, सो कंक्लूजन क्या है, इस चैप्टर में आपने मेनली समझा कि वेरिएशंस क्या होते हैं, कैसे इंडिविजुअल्स अलग होते हैं एक दूसरे से, एप्टीट्यूड में डिफरेंसेस होते हैं, वैल्यूज में डिफरेंसेस होते हैं, थिंकिंग में वो डिफरेंसेस होते हैं इन द सेंस इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी अलग होती है सबकी, इंटरेस्ट अलग होता है ना, सबके गोल्स भी अलग होते हैं, है ना, इमोशनली डिफरेंस होता है. इमोशनल, कुछ लोग इमोशनल इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, है ना, कुछ लोग के लाइक एप्टीट्यूड अच्छी होती है, कुछ लोग की एप्टीट्यूड थोड़ी कम होती है. तो ये सारी चीजें कम ज्यादा, ये सारी चीजें आपको क्या बताती है, जो एट्रीब्यूट्स है ये इंडिविजुअल्स को एक दूसरे से अलग बनाती है. कुछ सिचुएशनल फैक्टर्स भी होते हैं जो ये चैप्टर आपको बताने की कोशिश कर रहा था, बट मेनली वी डिस्कस अबाउट हाउ व्हाट आर द साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, व्हाट आर ट्रेट्स जिसके थ्रू हम एक दूसरे से अलग होते हैं. क्लियर एवरीवन? सो आपको क्या करना है, आपका नेक्स्ट होमवर्क है कि आपको एमसीक्यूज के आंसर बताने हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स बिहेवियर अकॉर्डिंग टू इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव. आपको बताना है कि बिहेवियर कौन सही बता रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एक्सप्लेनिंग द बिहेवियर अकॉर्डिंग टू इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव. बिहेवियर जो है वो कंप्लीटली डिफाइंड होता है या डिटरमाइंड होता है आपके इनहेरिटेड ट्रेट्स से, पहला. दूसरा, बिहेवियर जो है वो शेप्ड होता है आपके इन्वायरमेंट से, कि आप कौन से इन्वायरमेंट से आ रहे हो. इन्वायरमेंट मतलब फिजिकल होता है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना. तीसरा है बिहेवियर रिजल्ट होता है फ्रॉम इंटरेक्शन, हम आसपास कितने लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमारे पर्सनल ट्रेट्स क्या है, हमारे सिचुएशनल फैक्टर क्या है, ये तीनों मिलके हमारे बिहेवियर में रिजल्ट करते हैं. या फिर चौथा, विच इज बिहेवियर जो है वो रैंडम और अनप्रेडिक्टेबल होता है. तो आपको बताना है कि इंटरैक्शनिस्ट अप्रोच मतलब क्या, कि जहाँ पे आपको इंटरैक्शंस को ज्यादा अहमियत दी जाती है टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर. ठीक है, आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है. तो एवरीवन इज गोइंग टू राइट द आंसर विथ टाइम स्टैम्प्स. आपको आंसर लिखने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा. सेकंड क्वेश्चन क्या है, इंटेलिजेंस क्वोशंट आईक्यू को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, क्या फॉर्मूला है. फ्रॉम ऑल दीज ऑप्शंस यू हैव टू राइट व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट होमवर्क मैंने आपको कुछ दिया था, उसका आंसर लिखना है. देन यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ ऑल दीज एमसीक्यू. दो आप एमसीक्यूज हैं, दोनों का आंसर लिखिए. और साथ में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बच्चे कि ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा, हेल्प किया कि नहीं. ओके, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे अगर अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो फटाफट से ज्वाइन करना है. ऑल्सो you have to ensure that you are reading this ppt after seeing the lecture, and there will be some question answers which I am going to share. You have to ensure कि वो question answers भी आपने पढ़ रखा हो. ठीक है बच्चे, सो चल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में. अपना ध्यान रखना, बाय. होमवर्क करना बिल्कुल मत भूलना. वंस अगेन